फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपका क्लासमेट सुशील बोलने बीएससी की स्पेशल क्लास पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉप 40 एमसीक्यू होंगे केमिस्ट्री 1 के, और जो एग्ज़ाम है हमारा 14 जून को, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो देर न करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ओके। और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ओके। नाउ वी कैन स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज टू असेस द मैग्नेटिक एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल? Which of the following parameter is used to assess the magnetic ability of material? Option 1, magnetic flux density. Option 2, magnetization. Option C, magnetic dipole moment. And option D, susceptibility. So friends, which of the following parameters is used to assess the magnetic ability of a material? The correct answer is that the option number D. Okay, option number D is the correct answer. Okay friends, option number D is the correct answer. Now the next questions. For a diamagnetic material, which of the following statement is correct? So friends, option number 1 statement should be the correct. Option number A statement should be the correct. Magnetic susceptibility is less than 0. For diamagnetic material, which of the following statement is correct? So friends, फॉर जो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी रहती है वो लेस देन 0 रहती है इन डायमैग्नेटिक कंडीशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो जो रिलेटिव परमियाबिलिटी होती है फ्रेंड्स, ओके, वो लेस देन 1 रहती है. रिलेटिव परमियाबिलिटी इज लेस देन 1. सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर. Okay, option number B should be the correct answer. Now the question number 4. For a paramagnetic material, which of the following statement is correct? So friends, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रहती है वो ग्रेटर देन 0 रहती है, ओके, इन दैट पैरामैग्नेटिक कंडीशंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी रहती है, ओके, वो ग्रेटर देन 1 रहती है फॉर पैरामैग्नेटिक कंडीशंस में. डायमैग्नेटिक कंडीशंस में कैसी होती है, वो लेस देन 1 रहती है, बट जो रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी है वह ग्रेटर देन 1 रहती है इन दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इन केल्विन स्केल? Okay, so option number D, 1095 Kelvin should be the right answer. Now, so option number D should be the right answer. 1095 Kelvin temperature. The Curie temperature of iron. What is the Curie temperature of iron? पूछ सकता है, important क्वेश्चन से. ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको नोट करके जरूर रखने का. 1095 केल्विन शुड बी द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. ओके, with an increase in temperature, magnetic susceptibility of a ferromagnetic material is increases. अगर फ्रेंड्स, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो कैसे होती है, वह भी इंक्रीज होते हैं. ओके, इफ़ यू आर इंक्रीज द टेम्परेचर, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज आल्सो इंक्रीजेस. ओके. Now the question number 8. With an increase in temperature, so magnetic susceptibility of an antiferromagnetic material is first increases and then decreases. That's why option number D should be the right answer. Okay friends, increase in temperature, so magnetic susceptibility of antiferromagnetic material is first increases and then decreases. Okay. Now the question number 9. With an increase in the area of, that is hysteresis core, okay, hysteresis core, power loss will increases. Important question है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. मैग्नेटिक बबल्स आर यूज एज. सो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक बबल्स का हम यूज़ करते हैं
एज ए स्टोरेज डिवाइस करके। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले इनकमिंग वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ओके, और एक लाइक भी जरूर करिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डिग्री ऑफ डॉट बिटवीन द metal ion and ligands directly influence the stability of the complex in solutions। सो फ्रेंड्स, हमारे जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी यूनिट्स हैं, ओके, ये पूरे कवर किए हैं। हर टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चन लिए हुए। डिमांड थी वैसे कि आप सर पूरे टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लो करके, बहुत ही कमेंट्स आए थे, इसलिए फ्रेंड्स हमने टोटल सिलेबस कवर किया है आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है, तो फ्रेंड्स आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम MCQ 90% जो MCQ है हमारे इसी में से पूछे जाएंगे। ओके, सिर्फ जो हमारा CFT वाला है, CFT वाला इसमें नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी CFT पर मैंने 2 वीडियो बना लिए MCQ के। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1, द डिग्री ऑफ dash between the metal ion and ligands directly influence the stability of the complex solution। Okay, so the degree of association between the metal ion and ligand directly influence the stability of the complex in solutions। Okay, associate होता है, that means add होता है, dissociate means break होता है। Okay, so option number 1 should be the right answer। Now question number 2 friends, question number 2 है, हाउ आर द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है? तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट होता है हमारा फ्रेंड्स, होता है Bn इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू डॉट 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 K1 अप टू द। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। ओके, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स Bn इज इक्वल टू K1, ओके, K1 into K2 into dash 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 into up to the Kn। Okay, so that should be the right answer। Now friends, we can jump the next questions। Okay, the question number 3, if the value of stepwise stability constants for a series of successive reactions are log K1 is equal to 4, log K2 is equal to 3.2, log K3 is equal to 2.7 and log 4 is equal to 2, what is the value of B4? So friends, the value of B4 is that 7.94 into 10 raised to power 11। Okay, 10 raised to the power 11 should be the right answer। Now the next question, question number 4, if beta is the formation constant, then the stability constant is equal to 1 by beta। Okay, if beta is the formation constant, then the stability constant is equal to 1 by beta। Okay, so stability constant is 1 by beta होगा हमारा। Now we can jump the next questions, the question number 5। Okay, question number 5 friends, for a particular complex the dissociation equilibrium constant is given as, that is 2.3 multiply 10 raised to power minus 9, what will be the overall stability constant for this complex? So the overall stability constant for this complex is option number D, that is 4.35 into 10 raised to power 8। Now the next questions, two complexes A and B have dissociation constants 1.0 multiply 10 raised to power minus 12 and the 4.7 into 10 raised to power minus 14 respectively। Now which complex will be more stable? ओके, जो टू कॉम्प्लेक्सेस है ए एंड बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए मॉलिक्यूल इज, ए कॉम्प्लेक्स इज 1 into 10 to the power minus 12 and B is 4.7 into 10 to the power minus 14। So which complex will be the more stable? So option number B। Okay, option number B means B। So 4 जितनी वैल्यू कम रहेंगी उतना वैल्यू that is more stable। Okay, so the value is high, the complex will be the more stable, that's why the 4.7 into 10 to the power minus 14 for the complex B is more stable।
Now, which of the following statement is false about the single beam absorption instrument? ओके जो सिंगल बीम एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंड्स, उसके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है? ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन बल्ब इज यूज एज अ सोर्स. ऑप्शन नंबर बी, बीम splitters is used to gauge parallel beam. Option number C, test tube is used as a sample holder. And option number D, photovoltaic cell as detector. So friends, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, बीम splitters is used to gauge parallel beam, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो. ओके, सो करेक्ट आंसर हमने शो किया है, सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट मेक यूज ऑफ वन बीम, देयरफॉर द बीम स्प्लिटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट. Now, which of the following statement is false about double beam absorption instrument? ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, डायरेक्ट जंप मारेंगे हम. बोथ द बीम्स आफ्टर रेज पास थ्रू द रिस्पेक्टिव सैंपल्स आर कंपेयर्ड, ए फॉल्स है. ओके, कौन सा फॉल्स है? बोथ द बीम्स आफ्टर रे पास थ्रू द रिस्पेक्टिव सैंपल्स आर कंपेयर्ड, ए भी ट्रू है. टंगस्टन बल्ब आर यूज एज ए सोर्स, ए भी ट्रू है. इट इज सिमिलर टू सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द टू बीम और प्रेजेंट्स, इट आल्सो भी ट्रू. बट जो ऑप्शन नंबर सी है, रेफरेंस बीम मस्ट हैव अ हायर इंटेंसिटी दैन द सैंपल बीम, ए फॉल्स डिफरेंस. ओके, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी शुड बी द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not an applications of calorimeter? Paints, inks, cosmetics, consumptions, detections, and the choose the correct answer. So friends, consumption detections is not a correct answer. Consumption detection is not a correct answer. So the calorimeter we are used to paints, inks, cosmetics. ओके, तो एक्सप्लेनेशन भी हमने शो किया है फ्रेंड्स. एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है ओके कि जो कैलोरीमीटर होता है इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द कंजम्पशन कंपोजिशन. इट्स एप्लीकेशन इज पेंट्स है, डाइज है, इंक है, कॉस्मेटिक्स है एंड प्लास्टिक्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, in photometer the reading of specimen are initially obtained in the form of which of the following parameter? Okay, again I will repeat. In photometer the reading of the specimen are initially obtained in the form of which of the following parameter? That is, option 1 is transmittance, option B absorption, option C wavelength, and option D volume. So friends, जो करेक्ट आंसर है हमारा ओके वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रांसमिटेंस, बिकॉज द फोटोमीटर्स ऑफ द रीडिंग ऑफ द स्पेसिमेंस आर इनिशियली ऑफ्टेन फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेंस. ओके, ट्रांसमिटेंस पैरामीटर्स. नाउ explanation is that in photometer the reading is initially obtained in the form of transmittance, as some radiation is absorbed by the sample and the rest of the beam is transmitted. Okay, now the question number 5 friends, calorimeter are used in application where that is great where the great accuracy is required. सो द हमें ट्रू है या फॉल्स से बताना है. ओके, सो कैलोरीमीटर आर यूज इन applications where the great accuracy is required. So option number B, it is a false, because option number B is a false answer. It is a false answer. Okay, because a calorimeter are used to applications where a great accuracy is not required. They are also known as the that is a photometers. Calorimeter is also known as a photometers. Every question is important. Now we can jump the next question friends. Question number 7, calorimeters are used to determine the concentrations of solutions. ट्रू है या फॉल्स है? सो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि कैलोरीमीटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ दैट इज सॉल्यूशन इज प्योरली ट्रू. नाउ द कैलोरीमीटर इज द साइंस ऑफ कलर measurements. It is used to determine the concentration of solution. That's why this is statement is true. Now the question number 8, which of the following is the purpose of balance indicator in double beam photometer or calorimeter?
So friends, question number 8. Which of the following is the purpose of balance in indicator in double beam photometer or calorimeter? Option number A, select a particular wavelength. Option B, splits the wavelength selected into the two equal beams. Option number C, detects and indicates the amount of light falling on it. Option number D, indicates the difference between the output of the two photometers. So option number D is the correct answer, friends. Okay, option number B is the correct answer because the indicator of the difference between the output of the two photometers is purpose the balance indicator in double beam photometer or calorimeter because the indicators difference between two, that is output photometer. Now the question number 9. Which of the following is the purpose of the beam splitter in double beam photometer or calorimeter? So option number A, splits beam into two equal intensity beams. This is the correct answer. जो splits beams होता है, okay, जो splits beam होता है फ्रेंड्स, जो splits beam होता है ना हमारा, so splits beams is the purpose of the beam, okay, जो splits beam into two equal intensity beams is the purpose of the beam splitter in double beam photometer or calorimeter. Now the question number 10. Which of the following is a source used in spectroscopy? Laser, tube light, सोडियम वेपर लैम्प एंड टंगस्टन लैम्प. सो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज हम टंगस्टन लैम्प का उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, सो टंगस्टन लैम्प इज अ सोर्स यूज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी and the tungsten lamp is the source of spectroscopy and it is the source used in UV visible spectroscopy, ultraviolet and visible spectroscopy. Okay, so UV की रेंज होती है, UV दैट इज UV की रेंज कितनी होती है फ्रेंड्स, UV की हमारी रेंज कितनी होती है एंड जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी रेंज कितनी होती है. ओके, ये आप ध्यान में रखकर जरूर जाना. ओके, नाउ वी कैन जंप द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 1. Which of the following separation techniques is dependent on difference in volatility? Okay. Which of the following separation technique is dependent on difference volatility? So option number 1, distillation is the correct answer, friends. Okay. So distillation should be the correct answer because the distillation is the separation techniques is dependent on the difference in volatility. Now the question number 2. Crystallization exploits difference in which factor? जो crystallization होता है वो exploits होता है, exploits difference in which factors? So option number C, melting point is a correct answer. Okay, melting point is the correct answer, friends, because the melting points crystallization exploit difference, और जो crystallization exploits होता है in different factors में due to the melting point. And what is the melting point of water, friends? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ओके, आप कमेंट करके जरूर बताना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द सेपरेशन बाय पॉलीमर मेम्ब्रेन? व्हाट इज द सेपरेशन बाय पॉलीमर मेम्ब्रेन? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर. It exploit the difference in permeability. Okay, it exploits the difference in permeability is the separation of polymer membrane. Okay, exploits in a different permeability may exploit, that is polymer membrane. Now the question number 4. Okay, what is the separation by polymer membrane? So friends, exploits the difference in permeability. Question number 4. Which of the following separation technique exploits the difference in electric charge and the diffusivity? Okay, so the इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, शुड बी द राइट आंसर because the electrophoresis is the separation technique exploits the difference in electric charge and the diffusivity. Okay, now the question number 6. Question number 5. What is the size of equipment determined by? What is the size of equipment determined by? That is option number A, rate of mass transfer.
from one phase to another. Option number B, rate of heat transfer from one phase to another. Option number C, the number of reactions taking place. Option number D, the amount of byproduct formed. So friends, option number A, जो rate of mass transfer from one phase to another is the size of equipment determined by. Okay, so ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स शुड बी द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेट्स ऑफ मास ट्रांसफर फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज द साइज इक्विपमेंट. ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is not an important property that governs the extent of separation. Okay, which of the following is not an important property that governs the extent of separation. So friends, जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज दे governs the extent of the separation. Now that's why the option number C should be the right answer, temperature. Okay, temperature should be the right answer. Now question number 7, which of the following method are to be applied to separate oxygen rich component and the nitrogen rich component. Which of the following methods are to be applied to separate oxygen rich component and nitrogen rich component. Option A, crystallization. Option B, zone melting. Option C, that is magnetic separation. Option number D, distillation. So friends, जो distillation process होती है, so distillation process, okay, जो option number D है हमारा, distillation is the methods are to be applied to separate oxygen rich component and the nitrogen rich components. Okay, so that's why the option number C, option number D should be the right answer. Now we can jump the next question friends. Question number 8, how will you separate that is orthoxylene and metaxylene product of the same compounds. Okay, so orthoxylene and metaxylene products हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. ओके, इन द सेम कंपाउंड्स. सो फ्रेंड्स, जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, ओके, विद द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट द orthoxylene and the metaxylene products from the same compound. That's why the option number 1, that is crystallization, is the correct answer. Now the question number 9, how is oil and hexane separated? How is oil and hexane separated? So the during the separating of funnel, oil and hexanes are separated friends. Okay, due to the separating funnel, oil and that is hexanes are separated. Now the question number 10, how a mixture of isopropyl alcohol and water is be separated. How is the mixture of isopropyl alcohol and water is be separated? So friends, that is two step distillations. Okay, that is isopropyl alcohol and water के लिए हमको टू स्टेप्स डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी वो सेपरेट हो पाएंगे. Okay, that's why the two steps distillation process is the correct answer, because the mixture of isopropyl alcohol and water, that's why the alcohol है and water है, that is alcohol के melting point and water के melting point में फर्क है ना, that's why the two step distillation process can be occurs. Now the question number 11, how a mixtures of iron and copper filling is be separated. How is the mixture of iron and copper filling is be separated? Magnetic separation, crystallization, evaporation and distillation. So friends, जो magnetic separation होता है, magnetic separation is a mixture of iron and copper is filling to be separated. Okay, so option number A is the correct answer. Now the question number 12, how can the DNA fragments can be separated from the DNA fragment can be separated from DNA. डीएनए में से ही हमें डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट कर सकते हैं, तो वो किस प्रोसेस से करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वी आर दैट इज सेपरेटेड द डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम डीएनए. दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है बेटा कि हम जो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट करते हैं विद डीएनए से. नाउ द वी कैन जम्प नेक्स्ट क्वेश्चंस, that is the silicons are called as inorganic polymers due to the absence of carbon atom in the main backbone chain. Very important question friends. सिलिकॉन्स को हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर क्यों कहते हैं? ओके, सिलिकॉन्स को हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम्स होता है वो अब्सेंट रहता है. ओके, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ कार्बन एटम. ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स,
ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ कार्बन एटम इन द मेन बैकबोन चेन। ओके, मेन बैकबोन चेन में कार्बन एटम ऑब्सेंट रहता है, इसलिए हम सिलिकॉन्स को फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। Now friends, question number 2. Silicons resemble inorganic polymer in having high percentage of what? So friends, silicons resemble inorganic polymer in having high percentage of what? So inorganic character of silicon and oxygen bonds. Okay, so option number 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, दैट इज ionic characters of silicon and oxygen bond are resembles inorganic polymer in having the high percent. Now that is option number that is question number 3. The catalyst used in the preparation of polysiloxanes is, पॉलीसिलॉक्सेंस को प्रिपरेशंस करने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं? सो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फ्रेंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग यूज़ करते हैं as a catalyst of polysiloxanes are prepared. So we can use the Grignard reagents. And what is the Grignard reagent, friends? So RMGX. Okay, RMGX is the Grignard reagent, friends. RMGX. Okay, पूछता है क्वेश्चंस, RMGX हमारा Grignard reagent होता है. Now the question number 4. Which of the following is trifunctional? Which of the following is trifunctional? So that is option A, dimethyl silicon chloride, trimethyl silicon chloride, that is trimethyl silicon chloride, and that is momthyl silicon chloride. So option number D, that is momthyl silicon chloride, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके, सो momthyl silicon chloride is the correct answer because the momthyl silicon chloride is a trifunctional and gives a cross linking to the final polymer. Now question number 5. Which of the following gives linear chain silicons on polymerizations by control hydrolysis? Okay, so हमको that is linear chain silicons on polymerizations by control hydrolysis by dimethyl silicon chloride. Dimethyl silicon chlorides gives a linear chain silicons and polymerizations by control the hydrolysis process. That's why friends, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा. ओके, सो आप क्लास में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर याद रख कर जाइएगा क्योंकि 90% क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज that is monofunctional? That is monofunctional, that is dimethyl silicon chloride, trimethyl silicon chloride, tetramethyl silicon chloride, and momthyl silicon chloride. So option number B, that is the trimethyl silicon chloride हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स. trimethyl silicon chlorides that is monofunctional. trimethyl silicon chloride कैसा है? monofunctional है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. फ्रेंड्स, हाफ एन हावर्स हो रहा है. ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जेने करूँ तो आपको सभी इसके जो वीडियो की नोटिफिकेशन है इनकमिंग वीडियो के और टाइम पे मिल जाएंगे. नाउ द फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोपोर्शनल ऑफ momthyl silicon chloride determine the amount of cross linking that can be obtained in polymerization. So option number A is a true answer, friends. Okay, option number A is a true answer. The proportion of momthyl silicon chloride determine the amount of cross linking that can be obtained in polymerization. ये true है. Now question number 8, friends. On increasing the temperature, the viscosity of polysiloxanes is रिमेंस कांस्टेंट हो रहेंगी फ्रेंड्स. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीसिलोक्सेन्स रिमेंस कांस्टेंट, नॉट इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस. ओके फ्रेंड्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ पॉलीसिलोक्सेन्स, जनरली हम इंक्रीजिंग टेम्परेचर करते हैं तो जो विस्कोसिटी है वो दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है.
बिकॉज द टेम्परेचर आर इंक्रीजेस सो विस्कोसिटी इज डिक्रीजेस। बट इन यहाँ पर विस्कोसिटी बात की है किसकी, पॉलीसिलोक्सेन्स की बात की है। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीसिलोक्सेन्स, ध्यान में रखो फ्रेंड्स। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलीसिलोक्सेन्स तो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ पर पॉलीसिलोक्सेन न होता तो हम कैसे डिक्रीज को टिक करते, बट यहाँ पर पॉलीसिलोक्सेन दिया हुआ है तो रिमेन्स कांस्टेंट शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इज। सो बॉन्ड एनर्जी होती है ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये होती है 502 किलो जूल पर मोल होती है फ्रेंड्स, 502 किलो जूल पर मोल होती है, दैट इज 502 किलो जूल पर मोल द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, 502 किलो जूल पर मोल। Now the question number 10. Silicons have good electrical insulations because they are less stable to heat than organic polymer. Silicons have good electric insulator because they are less stable to heat than inorganic polymer. So option number B is that is false. ये ट्रू नहीं है, इसमें कुछ ट्रू नहीं है, इसमें कुछ that is duality नहीं है, because the silicons have good conductor, good electric insulator. This is a true, but because they have a less stable, it is a false. They have a more stable to heat than the inorganic polymer. Okay friends, यहाँ पर जो हमारा लेस स्टेबल है, यहाँ पर मोर स्टेबल चाहिए था, यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ पर मोर स्टेबल चाहिए था, दैट इज मोर स्टेबल। ओके, मोर स्टेबल है यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर दैट इज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। सो फ्रेंड, टेफ्लॉन, दैट इज perspex, सिलिकॉन्स एंड बैकेलेट्स। सो सिलिकॉन्स इज द इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ओके, सिलिकॉन्स हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। सिलिकॉन ये ऐसा एलिमेंट्स है जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में ऐड होता है, इंक्लूड्स होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नॉन स्टिक लेयर ऑफ that is kitchenware contain Teflon. This question is also very very important friends. Okay, non-stick layer of the kitchenware contains Teflon. ओके, क्योंकि जो हमारे नॉन स्टिक होते हैं, आप जानते होंगे कुछ हमारे जो टेफ्लॉन के बर्तन आते हैं, ओके, उसमें जो हमारा जो ऑयल से एंड अदर्स इंग्रेडिएंट्स है वो क्या हो यहाँ होते हैं, स्टिक नहीं हो जाते। और हमारे जर्मन के स्टील के, सिंपल जर्मन के एंड स्टील के अगर बर्तन रहते हैं तो उस पर स्टिक हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सो फिलहाल हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और इनकमिंग वीडियो ऐसे आपको चाहिए तो सब्सक्राइब को भी प्रेस कीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। जैसे मैं डेली जो हमारे इनकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के लिए अपलोड करता ही हूँ, लेकिन जो आपका अगर कौन सा टॉपिक वीक होगा तो उसके लिए भी कोशिश जारी रहेंगी कि वो आपका टॉपिक 100% किया जाए, ताकि एग्ज़ाम में कुछ छूट ना पाए। गर्दा गर्दा उड़ाना है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।